अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का नाम आपने यकीनन सुना होगा, जिसको उर्फ़ आम में हम डिप भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे लातादाद मरीज तकरीबन 20 साल के अरसे से फैज़याब हो रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाज से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। आप तो बहुत दूसरी जगह पे देखते हैं, आज हम हमारे डिप के अंदर देख के बड़ी खुशी हो रही है। इट्स माय प्लेजर डॉक्टर साहब। आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तकरीबन 20 साल से आप यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बहुत से मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और माशाल्लाह आपसे बहुत खुश हैं मरीज़। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि डॉक्टर इम्तियाज़ के मरीज़ों में बहुत सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं और ऐसी चीदा शख्सियात भी शामिल हैं जिनके मुतालिक शायद आपको मालूम ना हो, मगर वो डॉक्टर इम्तियाज़ के मरीज़ हैं। एंड एवरीबडी इज़ सो हैप्पी विद यू। बहुत शुक्रिया, आपके एतमाद का शुक्रिया और मरीज़ों के एतमाद का शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, आज बड़ी बुनियादी चीदा बातें हम करेंगे ज़ियाबीतस के मुतालिक। और माशाल्लाह, क्योंकि आपको तो जिसको कहते हैं, आपने एक उम्र इस दश्त की सयाही में गुजार दी है और माशाल्लाह FCPS करने के बाद आपने यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस का आगाज़ किया अपनी ट्रेनिंग के बाद। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, बुनियादी सवाल, ज़ियाबीतस क्या है? ज़ियाबीतस को ना मैं तो मास्टर डिजीज़ कहता हूँ, यानी ये वो डिजीज़ है जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जैसे हम दिमाग के अंदर कहते हैं एक वजूद है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो सारे हार्मोन्स को बॉडी को कंट्रोल करता है जी। तो ये मास्टर डिजीज़ है जिससे हर बीमारी इसके साथ या तो मुंसलिक है या इससे जन्म लेती है। तो एक बड़ी अहम बीमारी है जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तेज़ी से फैले। इसकी एक बुनियादी वजह है कि हमारा जो लबलबा है जी, जिसको पैंक्रियास भी कहते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं। एक बीटा सेल जो इंसुलिन बना रहे होते हैं, और ये डायबिटीज़ बेसिकली बुनियादी तौर पे जो इंसुलिन की या तो बिल्कुल कुल्ली तौर पे कमी हो जाए, जैसे टाइप 1 के अंदर होती है, और या जुज़वी कमी के अंदर, यानी इंसुलिन बन तो रही होती है और इतनी कम मिकदार में होती है, ये उस मेयार की नहीं होती है, या बन तो रही होती है लेकिन रेजिस्टेंस अंदर जिस्म के अंदर इतनी होती है वो अपना काम पूरी तरह कर नहीं सक रही होती है। तो ये इसकी बुनियादी वजह है। लेकिन एक फैक्टर जो पहले कभी किसी की नज़रों में नहीं आया था कि एक अल्फा सेल्स भी होते हैं पैंक्रियास में जो इंसुलिन का उलट बना रहे होते हैं, जिसको ग्लूकागॉन हार्मोन है। तो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन तो जो कम बन रही होती है लेकिन ग्लूकागॉन वो ज़्यादा बन रहा होता है। तो ग्लूकागॉन ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को बढ़ाता है। अच्छा। तो ये दोनों में नॉर्मली तो एक बैलेंस चल रहा होता है, लेकिन जब डायबिटीज़ होती है तो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन की कम हो जाती है। ये बुनियादी तौर पर बड़ा अहम नुकता आपने बताया। और इस इम्बैलेंस की वजह से ये ज़्यादा डायबिटीज़ जो फ़रोग पाती है जिसम के अंदर, उसके ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं। बेसिकली जो ज़ियाबीतस जो एक ऐसी बीमारी है जो फ़रोग तो इस मुल्क के अंदर, इस ख़ित्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से पा रही है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जी। यानी हमारा जो सबसे पहले ज़ियाबीतस होने से पहले में इंसान एक ऐसा अरसा गुजारता है कि जिसको प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं, जिसको डायबिटीज़ होती तो नहीं है, वो बॉर्डर लाइन पे खड़ा होता है। ना तो वो नॉर्मल होता है, ना उसको डायबिटीज़ होती है। तो ये जो बॉर्डर लाइन की स्टेज है, इसको अगर हम इस पे मरीज़ को पकड़ लें जी, तो उसके तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करके तो हम इस डायबिटीज़ को टाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा अहम नुकता है। मेरे सामने बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो उनके माँ को, बाप को डायबिटीज़ होती है, उनके जो साथ उनकी बेटियाँ या बेटे जो घर के अफराद होते हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे होते हैं, वो इस ख़तरे से लापरवाह होते हैं कि उनको भी डायबिटीज़ हो सकती है। हालांकि जिसके वालिदैन में डायबिटीज़ है, जिसके बहन भाई को डायबिटीज़ है, वो अपने ऐसे तस्वर में लेके आए कि उसको डायबिटीज़ हुई कि हुई। जी बिल्कुल। तो लेकिन अब उसको अपने रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये वो पोटेंशियल डायबिटिक हैं जो किसी वक्त भी डायबिटीज़ हो सकती, जो में जा सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की जो शरह है वो कैसी है, और पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह या बढ़ावा तेज़ी से हो रहा है, क्या सूरत हाल है? पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको जो है कि
पाकिस्तान उस खित्ते के अंदर शामिल जहाँ डायबिटीज़ की जो रेशो बढ़ने की बहुत ज़्यादा है, यानी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसको रीजन में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, यानी ये मुल्क हैं जहाँ पे डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसके खुसूस कुछ वजूहात हैं कि बेसिकली ये जो इलाका था बर्रे सग़ीर पाक व हिंद, ये यहाँ पे कहत बहुत ज़्यादा आम थे, क्योंकि खुराक की कमी का शिकार हो जाते, खुश्क साली हो गई, कहत साली के अरसा गुजारते थे। तो सदियों पहले इंसान के अंदर कुछ चेंजेस ऐसी आई जीन्स के अंदर कि वो जब खुशहाली का पीरियड होता था, जब कहत साली ख़त्म हो जाती तो खुशहाली के पीरियड में उन वो जीन्स कैसे थे कि पेट के गिर्द जो चर्बी है, फैट, वो जमा हो जाती थी। जो पेट के गिर्द, क्योंकि ताकि जब कहत का ज़माना आए तो वो जो चर्बी है एक एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सके। ये ऊँट की कुहान वाला जी, वो उसी तरह से समझ लें। तो अब ये हुआ कि वो कहत सालियाँ तो ख़त्म हो गई, ग़िज़ाई कमी उतनी नहीं है बल्कि ग़िज़ा वाफर मिक़दार में, लेकिन वो जीन एग्जिस्ट करती है, वो जीन मौजूद है। जो एनवायरनमेंट है वो कहत साली वाले नहीं हैं। तो अब ये है कि इंसान खुराक खाता है, वो जीन्स उसको खुराक को पेट के गिर्द, जो पेट कमर के गिर्द जो फैट है, पेट की जो फैट है, ये सबसे डेंजरस फैट समझी जाती है। यानी किसी की वेस्ट लाइन का ज़्यादा होना ये एक रिस्क फैक्टर है उसको हार्ट डिजीज़ के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी। तो हमें वो जीन मौजूद होने की वजह से इस इलाके में, तो हम जब तर्ज ज़िंदगी हमारा बिल्कुल तानासानी की तरफ गया तो हमारी जो टमीज़ हैं, पेट्स हैं, वेस्ट लाइन वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो यही एक डायबिटीज़ होने का रिस्क फैक्टर है, तो और यही हार्ट डिजीज़ का भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये एक बड़ा अजीब सा ताल्लुक। पाकिस्तान में बेसिकली कुछ अर्सा पहले सर्वे हुआ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 11% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2030 तक ये रेशो 25% तक जा सकती है, यानी हर चौथा आदमी जो इस कमरे में मौजूद है उसको डायबिटीज़ होगी। और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे तो हैरानगी होती है कि जब हम बात करते हैं कि 2 साल पहले या 3 साल पहले पंजाब में डेंगू का बुखार की वबा फैली और कुछ 200 अफराद की हलाकत हुई, लेकिन सारा मीडिया, सारे लोग, अखबारात चीख उठे ये क्या हो गया, इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये डायबिटीज़ उससे कहीं डेडली डिजीज़ है, लेकिन ये स्लो ग्रोइंग है, पता नहीं चलता। जैसे डेंगू की आगाही के लिए कैंप्स लगे हुए थे, मैंने आज तो कोई डायबिटीज़ की आगाही को उतने कैंप नहीं देखे, उतना हल्ला गुल्ला नहीं देखा, उतनी चीखो पुकार नहीं देखी जो होना चाहिए लोगों के अंदर अवेयरनेस भी, इस बीमारी से बचो जो सारी बीमारियों की माँ है। तो अब ये, लेकिन इसमें एक और जो पहलू है कि 11% अफराद को तो डायबिटीज़ है, लेकिन कुछ इसका 50% अफराद वो लोग हैं, इतने तकरीबन अफराद वो हैं जिनको डायबिटीज़ तो है लेकिन उनको पता ही नहीं, जिनको हमारे मोहतरम डॉक्टर सदाकत साहब का मैं हवाला दूंगा कि वो उसको गुमशुदगान का नाम दिया गया। बड़ा अच्छा नाम है कि वो डायबिटीज़ है, गुमशुदा हैं, उनको किसी वक्त भी डायबिटीज़ के कैंप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि उनको दुश्मन उनके अंदर है और उनको उस दुश्मन की आगाही ही नहीं है कि उनके अंदर दुश्मन मौजूद है। तो हमें इसमें बड़ी एक तनदेही से काम करने की ज़रूरत है। ये एक वबा है तो जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे वज़न के साथ, ओबेसिटी के साथ है। कुछ लोग इसको डायबिसिटी भी कहते हैं। ओह, दैट्स अ न्यू टर्म फॉर मी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बातें की हैं मुझे बहुत ही अहम नुक्ते आपकी बातों से समझ आए। एक तो ये है कि हमें इसको, जैसे डेंगू का आपने जिक्र किया, डायबिटीज़ को भी हमें वॉर फुटिंग पे लेना चाहिए। यस, एक बात ये आपकी मुझे समझ आई। दूसरी बात ये है कि ये जो 11% अफराद हैं, ये तो हमें पता चल गया डायबिटीज़ है, शायद कुछ इलाज भी करा रहे हों, कभी कोताही होगी, मगर फिर भी उनको पता तो है। यानी कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो बड़ा हिस्सा है आइसबर्ग का वो छुपा हुआ है, जो गुमशुदगान है जिनका आपने जिक्र किया। और तीसरी बात जो आपने कही वो आपने ये फरमाया कि जो हमारी विसरल या हमारी जो टमी की गर्त है, जो हमारी ये जो मोटापा पेट के इर्द गिर्द है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये फरमाइए कि ये मर्दों को और औरतों को, ये जो पेट के इर्द गिर्द आपने मोटापे का जिक्र किया है, ये दोनों को बराबर इफ़ेक्ट करता है, ये इसमें भी कोई फ़र्क है? ये दोनों को बराबर इफ़ेक्ट करता है। ख़वातीन में क्योंकि इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो ख़वातीन के अंदर क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की वजह से और दूसरे उनकी खुराक, क्योंकि ख़ातून अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती हैं तो जो पोस्ट पार्टम पीरियड होता है उसके अंदर उसकी ग़िज़ा को इतना हाईली उसको बहुत हाई फैट, जिसके हाई फैट कंटेंट वाली डाइट दी जाती है, पजीरियाँ दी जाती हैं, उसको देसी घी में खाने बना के दिए जाते हैं कि उसकी वो ताकत बहाल हो सके। तो लेकिन ये जो पीरियड होता है बच्चे की पैदाइश के बाद, उसमें औरतें वेट गेन कर जाती हैं
और बहुत सारी औरतों के अंदर जब मैं मेरे फीमेल पेशेंट्स आती हैं, मैं इंटरव्यू करता हूँ उनसे, जब बातचीत चल रही होती है तो वो उन लोगों के अंदर कल्चर नहीं है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का। वो बेचारी खातून खाना घर के काम काज को अपनी उसकी एक्सरसाइज का मुतबादिल समझ लेती है कि मेरी तो बच्चों के पीछे भाग के और वो इर्द गिर्द फिर के मेरी तो घर के अंदर ही मेरी एक्सरसाइज होती है। हालांकि ये एक्सरसाइज नहीं है, थकावट है। और दूसरा ये होता है कि उस बेचारी खातून को बच्चे खाने को देती है, बच्चे खाना छोड़ते वो बेचारी उसी को ख़त्म करना पड़ता है। तो जो ओवर ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं है। और दूसरा जो मैंने देखा है, मर्द और फीमेल जो दोनों हों, हमारे मुल्क के अंदर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मेरा नॉर्मल वजन कितना है। अच्छा, ये बहुत कॉमन है। हमारे जो लोग ओवरवेट होते हैं, अक्सरियत ओवरवेट होते हैं, उनको जब पूछा जाता है वो कहते हैं मैं कमज़ोर हो गया हूँ। हालांकि वो अभी भी ओवरवेट हुए होते हैं। उनको क्योंकि अपने वजन का पता ही नहीं है। एक आम आदमी को अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो मैं उसका हल क्या करूँगा? ठीक है। तो अगर उनको मोटापा जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ का भी पेश खैमा है, ब्लड प्रेशर का भी पेश खैमा है, दिल की बीमारी का पेश खैमा है, जब हमने एब्डोमिनल फैट की बात की, वेस्ट लाइन की बात की, तो ये दोनों मर्दों और औरतों दोनों ज़्यादा होते हैं। अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अगर मोटापे को सेहत समझूंगा, मुझे इसकी वैसे समझ नहीं है। इसके पीछे शायद मेरे ख्याल से जो पंजाब का एक रवायती माशरा है कि जहाँ पहलवान एक वो फिगर ऐसे थे जिनको पब्लिक फिगर के तौर पे लिया जाता था, रोल मॉडल के तौर पे थे कि वो सेहत, वो देखो पहलवान की सेहत देखें। हालांकि वो अब दौर नहीं है। हाँ, मुशक्क़त उस दौर में ज़्यादा थी, खुराक बहुत वाफर है लेकिन इम्बैलेंस्ड है, फैट बहुत ज़्यादा है, हमारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जो उससे भी अफसोसनाक मर्द और औरत की जैसे आपने बात की जो पहलू है वो बच्चों का पहलू आ रहा है। बच्चों के अंदर जंक फूड की वजह से ये जो हमारा जो माशरा अब जिस पे हम चल रहे हैं, जंक फूड है जिसके अंदर पिज़्ज़ा है, शवारमा है और बर्गर्स हैं, मुख्तलिफ डील्स हैं। एक मील 1800 कैलोरीज का मील है, 2000 कैलोरीज का मील, अपसाइज करवा रहे हैं, कोलाज कर रहे हैं और फिजी ड्रिंक्स उसको अपसाइज करवाया जाए विदाउट एनी वार्निंग, बिकॉज और वो बच्चे ले रहे हैं। और बच्चों की जो मसरूफियात हम अपना बचपन याद करते हैं, खेल कूद के ग्राउंडों में हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, बाकी चीज़ों में जाना, वो नहीं है। वो ये सारी गेमें वो उस पर खेल रहे हैं, इंटरनेट पे खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे खेल रहे हैं वो गेम्स। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी निल। और स्कूल की हालत ये है कि वहाँ पे ना प्ले ग्राउंड है और एक कोठी के अंदर स्कूल बना दिया जाता है। वो उसका स्कूल है, वही बच्चा वहीं जाता है, घर आके वो इंटरनेट पे लग जाता है या फ़ोन पे चला जाता है और माँ उसका बिरयानी बना के और शाम को वो उसका बर्गर मंगवाता है और बच्चों के अंदर ओबेसिटी आ रही। और बच्चों की जो पहले जो बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कम थी। अच्छा, अब बच्चों के अंदर जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत कॉमन देखी जाए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखता हूँ। टाइप 2 से क्या मुराद है? टाइप 2 मुराद की जिन लोगों के अंदर जुज़वी इंसुलिन की कमी है या एब्सोल्यूट, यानी इंसुलिन का मैं ये शायद बात पहले मैं कर देता कि टाइप 1 वो है जिसके अंदर बिल्कुल कुल्ली तौर पे इंसुलिन नहीं बन रही, आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। बच्चों में 30 साल की उम्र से पहले या बच्चों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। यंगस्टर में इसको हमें पहले दिन से इंसुलिन देनी पड़ती है। जो टाइप 2 है वो 30 साल की उम्र के बाद मोटे लोगों में ज़रा बस जिनका फरबा माइल जिस्म है या फैमिली हिस्ट्रीज में डेफिनेटली होती है, ख़ानदान में होती है, इनको होती है, ये ज़्यादा कॉमन है। 95% लोग यही हैं टाइप 2 डायबिटिक है। अब ये टाइप 2 डायबिटिक वाले बड़ों में होती थी, अब बच्चों में आनी शुरू हो गई। अब एक तसव्वुर ये करें कि एक बच्चा जिसको बचपन में डायबिटीज़ हो गई है, उसके सामने सारी ज़िंदगी का एवेन्यू खुला हुआ है, वो किसी वक्त भी किसी कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। तो उसकी जो ज़िंदगी लाइफ स्पैन और उसकी जो ज़िंदगी की मिजरीज हैं बहुत जल्दी उसको आज चिमटेंगी। तो ये एक बड़ा डिलेमा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें जो ये बच्चे ऐसे मोटे हो जाते हैं, जंक फूड लेते हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारते हैं, इनके लिए कोई रे ऑफ होप, कोई इनके लिए ऐसा कि ये रिकवर हो सके, ये ठीक हो सके? सिंपली जस्ट अवेयरनेस। देखिए जैसे WHO ने कहा, वर्ल्ड डायबिटिक फेडरेशन का क्या है कि डायबिटीज़ का इलाज क्या है? एजुकेशन। जब एजुकेट करते हैं, एजुकेशन, आप मैसेज को एजुकेट करें, आवाम को एजुकेट करते हैं, आप जो घर में अफराद हैं उनको बताएं कि ये तुम्हारा नॉर्मल वेट है, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, जंक फूड ठीक नहीं है, कोलास जो हैं वो ये ठीक नहीं है, मोटापे से बचो। बच्चों में एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि जो बच्चे मोटापे का शिकार होते हैं वो ज़रा सा अपनी डाइट को एडजस्ट कर लें और एक्सरसाइज, वो नॉर्मल वेट हो जाता है उनको, बहुत जल्दी होता है बड़ों की निस्बत। तो ये बड़ी जल्दी वो तब्दीली उनके अंदर फ़र्क ले आती है। वजन कम होता है तो फिर ब्लड शुगर लेवल्स भी ठीक हो जाते हैं। ब्लड शुगर लेवल देखें, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि
अल्लाह ने हमें, एक आदमी है उसका वजन 75 किलोग्राम होना चाहिए, उसको पैंक्रियास, उसकी बॉडी का सारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको 75 किलोग्राम के हवाले से दिया गया। उसके घुटने, उसके जो जोड़, उसके अंदर जो इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी वो 75 किलो के हवाले से। अगर उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, अगर वो 100 किलो का हो जाता है, 90 किलो का हो जाता है, तो मैं सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ, हालांकि टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो वो जो चीज़ उसके अंदर इंसुलिन बन रही है जो उसको कवर 75 किलो के लिए काफ़ी थी, वो 90 किलो के लिए काफ़ी तो नहीं होगी, वो कम पड़ गई है। ठीक है, इनिशियली तो बॉडी आपको कंपनसेट करेगा, इंसुलिन ज़्यादा बनाने के करेगा, हाइपर इंसुलिन शुरू में होगा, लेकिन बाद में आपको इंसुलिन फेलियर, वो आपका बीटा सेल फेल हो जाते हैं, वो आपका जो ग्लूकोज लेवल नहीं कंट्रोल कर सकते। तो लेकिन अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमें माशरे के लेवल पे काम करना है, घर के लेवल पे काम करना है, क्लिनिक के लेवल पे काम करना है। तो ये जो आप सर्विस दे रहे हैं बेसिकली ये उसी का हिस्सा है, अवेयरनेस के कि हम जो आवाम है हमारी, जो प्रिवेंटेबल चीज़ है। मैंने एक दफ़ा बात की थी, उस पर लोगों ने कहा कि ये कैसे होता है कि डायबिटीज स्टिल वेरी प्रेवलेंट, स्टिल प्रिवेंटेबल, आम बड़ी है, बच सकते हैं। अच्छा। अमेरिका के अंदर कंपेन है, EDA की कंपेन चलती है, उनके स्टिकर्स गाड़ी में लगाए थे, स्टॉप डायबिटीज। तो पहले जब हम गया, मैं अमेरिका गया, देखा तो स्टॉप डायबिटीज ये कैसे खत्म हो जाएगी? स्टॉप डेंगू को तो स्टॉप कर सकते हैं, वो पानी को कंट्रोल किया, ये कि इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? वो कहते हैं ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज होने का खदशा है और जो डायबिटिक हो सकते हैं उन पे काम करो, उनको स्क्रीन आउट करो और एक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाए कि हमने डायबिटीज से कैसे बचना है। क्योंकि हमने फूड स्ट्रीट ज़्यादा बनाई हैं, पास कितने बनाए हैं हमने? आप जेल रोड पे चले जाएं, फुटपाथ कितने बड़े फुटपाथ हैं। अगर आप खुद अमेरिका रहे हैं और यूरोप भी ट्रेवल किया आपने, फुटपाथ सड़क के बराबर फुटपाथ होता है जिस पे आप आसानी से लोग चलते हैं, भागम जा चल सकते हैं, बल्कि साइकिल ट्रैक भी होता है। तो हमारे तो ये है ही नहीं, कल्चर नहीं है। तो हमें इस चीज़ को बड़ा एक, जैसे मैंने बताया कि मल्टी डिमेंशनल मल्टीटास्किंग है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी किसी न किसी स्टेज पे। क्यों हमारा मुल्क डायबिटीज़ की प्रिवेंशन पे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी या उसकी कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट सस्ता पड़ेगा? क्या हमारा हेल्थ बजट प्रिवेंशन पे कम खर्च चीज़ उसको अडॉप्ट किया जाए, या हम कार्डियोलॉजी के सेंटर्स बना लें, डायलिसिस सेंटर बना लें, आई के क्योर के सेंटर बना लें, पाँव काटने के सेंटर बना लें? ये कितने खर्चे हैं? आप उस डिजीज़ को जड़ से पकड़ें, उसको प्रिवेंट करें, प्रिवेंटेबल लेवल पे पकड़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम शुरू में अभी बात कर रहे थे तो हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि ख़वातीन को अपना वेस्ट साइज़ तकरीबन कितना रखना चाहिए, मर्दों को अपना कमर का साइज़ कितना रखना चाहिए, कहीं कमर की बजाय कमरा ना बन जाए? ये बड़ा ख़वातीन का हमें थोड़ा सा बड़ा सख्त थोड़ा सा हमारा मेयार हो जाता है, 30 इंच तक ख़वातीन को अलाउड है। अच्छा। 30 और मेल का 34। तो कई दफ़ा मैं जब सुबह रेस कोर्स में जब मैं जाता हूँ तो मैं एक चीज़ नोट करता जाता हूँ कि किन किन लोगों की वेस्ट लाइन ज़्यादा है, जो लोग आए हुए। तो मैं जब देखता हूँ कि 90% लोगों की वेस्ट लाइन उनकी से ज़्यादा, 90%, तो एक बहुत बड़ा फिगर है। यानी वो मैं कह रहा हूँ यू ऑल ऑफ अस दे आर हाइडिंग द टाइम बॉम्ब इन आवर टमीज। ठीक है ना? तो ये इस लेवल की है कि हम एक टमी के अंदर फैट होना, एब्डोमिनल विसरल फैट होना, बिल्कुल ऐसे कि आप टाइम, बिकॉज दिस इज द रिच सोर्स ऑफ दोज केमिकल्स विच आर काजिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हार्ट डिजीज का बायस है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये है कि जो आपकी दिल की बीमारी, फालिज की बीमारी, स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, ये जो जहाँ से जन्म लेते हैं उन केमिकल्स को ये बनाने की फैक्ट्री आप अंदर लगा लेते हैं। पेट की जो चर्बी है, वो जो पेट की चर्बी वो केमिकल्स बनाती है जो दिल के दौरे का बायस बनते हैं और जो स्ट्रोक का बायस बनते हैं। तो हमने एक ऐसी फैक्ट्री लगाई है जो हमें मौत के दान में धकेल सकती है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने शुरू में जिक्र किया था, इंसुलिन का जिक्र कुछ किया था, कोई ग्लूकागॉन का जिक्र किया था, कोई बीटा सेल्स का किया था, कोई अल्फा सेल्स का किया था। मुझे ये बताइए कि इंसुलिन का क्या रोल है, ज़रा और एलैबोरेट करके बताएं। इंसुलिन का डायबिटीज़ के साथ क्या तालमेल है? इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारे अंदर ग्लूकोज को, फैट को, प्रोटीन को, सारे तकरीबन ये 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यानी इनके साथ, लेकिन ज़्यादा इसका ताल्लुक जो वो आपके ग्लूकोज के साथ है, क्योंकि जो ग़िज़ा हम खाते हैं
वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में, ख़ासतौर पे जो निशास्ता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज एक समझ लीजिए कि फ्यूल है जो बॉडी को चाहिए, अपनी मसल्स को चाहिए अपनी एनर्जी के लिए। इसकी मिसाल इंसुलिन कैसे लें कि जैसे गाड़ी के अंदर आप वो जो प्लग लगा होता है, जिसके अगर आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल फुल करवा लें और अपने प्लग उतार दिए तो स्पार्क ही नहीं होगा, वो अंदर पेट्रोल अपनी इंजन में पहुंचेगा नहीं। जो हमारा इंजन है वो हमारा मसल्स हैं, जो इंसुलिन है वो स्पार्क प्लग का काम करती है। तो जब ग्लूकोज जब मसल तक जाना चाहता है उसको इंसुलिन का चैनल यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं होगी, कमी होगी, हमारे मसल्स काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ईंधन को जलाएंगे नहीं, ईंधन अंदर ही फिरता रहेगा, खून में लबालब भरता है, खून के अंदर गर्दिश करेगा, जो उसका ठिकाना है वहाँ ठिकाने पे नहीं पहुँचेगा। तो खून में जब गर्दिश करेगा तो जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप बहुत मीठी चीज़ खा लें, मुंह में कोई बहुत गुलाब जामुन या शीरे वाली चीज़ खा लें तो आपका मुंह खुश्क होता है, पानी मांगते हैं। सर अभी तो मुंह में पानी आ गया। अच्छा, तो पानी मांगते हैं। तो जब पानी मांगते हैं क्योंकि वो जो हाइपरटोनिक फ्लूइड यानी जिसमें ज़्यादा जो शीरा होता है वो आपके पानी के टिश्यूज को खींच लेता है। जब ये ग्लूकोज वाला ब्लड, हाई ग्लूकोज वाला ब्लड खून के अंदर सर्कुलेट करते हैं वो पानी, जिस्म का पानी खींच लेता है। जब किडनी पे जाता है यूरिन ज़्यादा आता है। ठीक है, जब यूरिन बहुत तेजी से आता है, मुंह सूखता है, प्यास लगती है। अब इसको बॉडी को तो एनर्जी नहीं मिल रही, तो बॉडी ने चलना तो है ना, इस मशीन ने चलना है, तो वो फैट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने लग जाता है, फैट को बर्न करना शुरू कर, दूसरा चैनल अख्तियार कर लेता है। जैसे अगर आपको सुई गैस नहीं मिलती, आप लकड़ियां जलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो सिमिलरली बॉडी दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। तो आपको फैट जब यूज होती है आपका वेट लूज होना शुरू होता है। तो वजन भी कम होता है, कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से कम होता है, कुछ फैट की वजह से कंधे ढलक जाते हैं, टांगों से वजन कम हो जाता है, और टांगों में जान नहीं होती, टांग पिंडलियों में दर्द हो रही है, खड़ल भी पड़ते हैं। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये तो हम वो क्लासिकल बात कर रहे हैं कि जिसको डायबिटीज का पक्का केस, आपको ये बताया तुम्हें ये सिम्टम, मैं और आप हम आंखें बंद करके दो तुम्हें तो डायबिटीज है। तो छुपा भी कुछ, एक छुपा रुस्तम भी है कि 50% लोगों के अंदर डायबिटीज की कोई सिम्टम नहीं होती। उस किसी के घर में, किसी फैमिली के अंदर एक ग्लूकोमीटर लेके आता बंदा, तो ग्लूकोमीटर जब लेके आता है मेरी भी शुगर टेस्ट करना, तो पता चलता शुगर है। एक बंदा इंश्योरेंस करवाने गया कि मेरी तो शुगर निकल आई, किसी टेस्ट, आज सर्जरी थी, वो उन्होंने कहा शुगर टेस्ट कर लो, शुगर निकल आई। तो वो जो लोग हैं जो हम गुमशुदगान की बात की, तो जिनको हम पकड़ा नहीं गए लेकिन वो उनके अंदर लेके फिर रहे हैं इस डायबिटीज़ को अपने साथ साथ, तो उनको जो है हमने डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी 50% लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है जो आपको, और देखें ना, और 50%, अच्छा ये 50 का हिस्सा बड़ा अहम है, मैं आपको उसको थोड़ी सी मैं वजाहत कर, 50% लोगों के अंदर पता नहीं उनको डायबिटीज़ है। तो जो आपके बीटा सेल है जो इंसुलिन बना ले, जब 50% सेल्स अपना फंक्शन खत्म करते हैं या कम करते हैं तब डायबिटीज जाहिर होती है। ठीक है, और 50% लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटीज, जिनको डायबिटीज की आज तशखीस हो, उनके अंदर 50 के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन मौजूद होती है, पहले हो चुकी होती है। तो ये 50 का हिस्सा बड़ा अहम है, और 50% जैसे हमने कहा गुमशुदगान भी है। तो ये एक बड़ा अहम फिगर है जिसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमें इसकी अर्ली डायग्नोस, स्क्रीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी पहले हमारे माँ बहन भाई में किसी एक को है तो मुझे ये तसव्वुर कर लेना चाहिए मुझे डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, और मुझे इस तरह बिहेव करना चाहिए कि मुझे हो गई है। ठीक है ना, अगर मुझे डायबिटीज नहीं है लेकिन मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसे ले जाऊँ जो डायबिटिक का लाइफस्टाइल है, तो क्या होगा, मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक करूंगा तो मुझे डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी हम टाल सकते हैं अगले 3 साल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है जिसमें हमें अगर खुदा न खास्ता अगर हम डायग्नोज नहीं करते तो जो 50 से जिसको कॉम्प्लिकेशन मैंने होगी, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी की होगी है, तो वो सोचते 60-70% को कॉम्प्लिकेशन में चले जाए हम। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवाल जी। एक तो ये बताइए कि स्क्रीनिंग का बेहतरीन तरीका क्या है? स्क्रीनिंग का बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले सवाल पैदा किन लोगों को स्क्रीन करना है। जी। एक तो जैसे मैंने भी गुजारिश की कि जो लोग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जो पहले जो आपके वालिदैन बहन भाई किसी को अगर डायबिटीज़ है तो हमें अपना स्क्रीन करना चाहिए। अगर मेरी उम्र 45 से ज़्यादा मुझे स्क्रीन करना चाहिए अपने आप को। अगर मेरा वज़न अपने नॉर्मल हदूद से ज़्यादा मुझे स्क्रीन करना चाहिए। अगर कोई खातून फीमेल प्रेग्नेंट हुई हैं
उनको प्रेगनेंसी के अंदर हुई है तो उनको चांसेस है कि डायबिटीज़ उनको हो जाएगी इन करीब, क्योंकि ये पेश खाना है, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जो गेस्टेशन डायबिटीज़ होती है। और दूसरा है कि जिन ख़वातीन को डायबिटीज़ तो नहीं लेकिन उनको बच्चे बड़े वज़न में बड़े हुए पैदा हुए, तो जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा पैदा, बड़े हमारा बच्चा बड़ा सेहतमंद पैदा हुआ, ठीक है ना, तो वो बेसिकली उन ख़वातीन के अंदर डायबिटीज़ होने का। अगर मैं ऑफिस के अंदर बैठ के सारा दिन बैठ के काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे चांस है कि डायबिटीज़ होने का, तो मुझे ये वो लोग हैं जिन्हें हमें स्क्रीन आउट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि स्क्रीनिंग कैसे करें? स्क्रीनिंग का आसान तरीका, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किन लोगों को स्क्रीनिंग कैसे की जाए। बहुत सारे लोग ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। ग्लूकोमीटर के अंदर जो हम यूज़ किया जाता है, इसको कैपिलरी ब्लड है, यानी जो खून की छोटी नालियों से आता है, उंगली से ले लिए, तो इसमें थोड़ा सा लेवल और तरह से होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड, जो आपका ब्लड, जो स्टेबल ब्लड होता है, जिसका ठहराव वाला ब्लड है, वो आपका वीनस ब्लड है। तो हमें जो भी करना है वो वीनस प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी आदमी का, पेशेंट का, या वो लोग जिसने स्क्रीनिंग करवानी है, उसका लैब में सैंपल लिया जाए और उसको जो है उसका वेन का सैंपल लेके प्लाज्मा जिसको कहते हैं, जो क्लियर फ्लूइड होता है ब्लड के ऊपर जो होता है, तो उसमें ब्लड शुगर टेस्ट की जाए। अगर किसी नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसका लेवल फास्टिंग, जिसको हम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग कहते हैं ईडी के क्राइटेरिया के मुताबिक, वो 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए एक आम आदमी का जिसको डायबिटीज़ नहीं है, ठीक। और अगर वो खाना खा के शुगर टेस्ट करवाया, उसने खाना खाया हुआ 2 घंटे गुजर गए हैं या खाना खाया हुआ है किसी, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये प्लाज्मा ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसमें एक ग्रे एरिया, या जिसको हम कहते हैं कि जब हमने शुरू में बात की कि बॉर्डर लाइन कौन से लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग, जैसे मेरे पास पेशेंट, डॉक्टर साहब मेरी जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया मेरा 110 आई है, मैं क्या हूँ, फास्टिंग मेरी 110 है। और दूसरे लम्हे एक और मरीज आता है, वो कहता है जी मैंने रैंडम शुगर कराई, मेरी 160 है, तो मैं क्या हूँ। तो हम तो एडीए ने एक क्राइटेरिया, एक कट ऑफ वैल्यू, एक मेयार मुकर्रर किया कि कब आपने किसी को कहना है कि तुम्हें डायबिटीज़ है। वो ये कहा गया कि किसी की शुगर, जो फास्टिंग शुगर, नाश्ते से पहले शुगर, जो ब्लड शुगर फास्टिंग है, वो 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक है। अगर, और इसी तरह जो रैंडम ग्लूकोज है, यानी दिन में किसी वक्त भी आप चेक करते, पोस्ट मील चेक करते हैं, अगर वो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो वो उसको डायबिटिक है, यानी 126 और 200 फास्टिंग और रैंडम, ठीक है। लेकिन एक दरमियानी, जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि वो एक पेशेंट कहता है मेरी 110 है और ग्रे एरिया, एक कहता है जी मेरा रैंडम शुगर मेरा 160, ये कौन लोग हैं? ना वो डायबिटीज़ है, ना वो नॉर्मल है, ना वो डायबिटिक है, ये वो बॉर्डर लाइन है। यानी बॉर्डर लाइन की फिर डेफिनेशन ये हुई कि किसी की शुगर 100 मिलीग्राम से तो ज़्यादा है लेकिन 126 से कम है, तो ये बॉर्डर लाइन फास्टिंग कहते हैं, IFG कहते हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। यानी जिस बंदे का फास्टिंग खराब हुआ है लेकिन बॉर्डर डायबिटिक नहीं है, बॉर्डर लाइन है। नॉन डायबिटिक भी नहीं है, नॉन डायबिटिक भी नहीं है, यानी या ना नॉर्मल है। जैसे अगर आप हम पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर, अगर नो मैन लैंड के अंदर खड़े हो जाए, हम ना पाकिस्तान में हैं ना इंडिया में है, ठीक है ना, इधर कदम बढ़ाए तो नॉर्मल है, इधर कदम बढ़ाए तो डायबिटीज़ है, ये प्री डायबिटिक है, ये प्री डायबिटिक है ना। तो इसी तरह जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है, अगर आप चेक करते हैं किसी बंदे का, अगर वो 200 से तो ज़्यादा नहीं है लेकिन 140 से ज़्यादा है, जैसे 160, जैसे एक पेशेंट जैसे मिसाल दी, तो ये भी बॉर्डर लाइन है। इसको हम पेस ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, IGT का नाम, उसको IFG का नाम देते हैं, इसको IGT का नाम देते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन है, तो यानी दोनों को मिला लिया जाए तो ये बॉर्डर लाइन है। लेकिन एक और मेयार 2010 में वो इंट्रोड्यूस हुआ जिसका तारफ़ किया गया अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, HbA1c टेस्ट। वो क्या चीज़? एक टेस्ट ऐसा होता है जो आपके 3 से 4 महीने की ब्लड शुगर, एवरेज शुगर की रीडिंग दे देता है कि ये आपकी ये शुगर रही है। आमतौर पे प्रीवियसली इसको कंट्रोल चेक करने के लिए कहते हैं जी मेरे बड़ी अच्छी शुगर जा रही, पेशेंट कहता है, हम कहते तुम्हारी A1c कितना है, अगर तो रेंज के अंदर होता है तो हम उसके अंदर में ठीक है, नहीं है तो हम कहते हैं कि ये जो है तुम्हें ख़राब है कंट्रोल। तो इसको तशख़ीस का मेयार भी बनाया गया, एक तो कंट्रोल का मेयार था, एक तशख़ीस का मेयार। तशख़ीस का मेयार ये है कि अगर किसी का A1c नॉर्मल आदमी का जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसका ये 5.7 से कम होता है। अगर किसी का 5.7 से कम है, ज़्यादा है, और 6.45 को क्रॉस नहीं किया, 6.4 को क्रॉस नहीं किया, तो ये प्री डायबिटिक है।
मसलन 5.7 से नीचे तो नॉन डायबिटिक है, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक है। अगर 6.4 को यानी 6.5 हो गया तो डायबिटिक है। तो ये एक हमें जहन में रखना चाहिए। हमें अपनी रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। हम सबको हमें ये भी पता होना चाहिए मैं बॉर्डर लाइन हूँ, मैंने बचना है। मुझे ये भी पता होना चाहिए मुझे मैं नॉर्मल हूँ। मुझे ये भी पता होना चाहिए मुझे डायबिटिक हूँ। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि अगर कोई प्री डायबिटिक है तो उसको भी इलाज की ज़रूरत है, और इलाज किस नौइयत का होना चाहिए? इलाज दो तरह का है। एक है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लें। ये तो डेफिनेटली प्री डायबिटिक हो, अगर वो ओवरवेट है, ऑब्वियसली ओवरवेट होते हैं, उसको अपने तर्ज ज़िंदगी में अगर जो उसका वज़न है, मिसाल के तौर पे अगर अपने जो वज़न करता है उसका प्रेजेंट बॉडी वेट है, उसका 7% कम कर ले, 7% कम कर ले, तो वो इसको टाल सकता है अगले 3 साल के लिए। दूसरी बात कि अगर वो 150 मिनट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वॉक या जो भी हर बंदे की अपने स्टाइल के मुताबिक, अपने मेयार, अपने स्टेटस के मुताबिक कर सकता है, 150 मिनट फी हफ्ता, तो ये बनते हैं जो 30 मिनट 5 दिन के लिए, 25 मिनट 6 दिन के लिए। ठीक है ना? तो अगर आप ये कर लें, अगर आपको फिर भी वक्त नहीं मिलता तो हम कहते हैं 50 मिनट के 3 सेशन कर लें। अच्छा। यानी ये आपका सेमेस्टर सिस्टम है कि आपने 150 मिनट का सेशन करना है पूरे हफ्ते में। तो 7% वजन कम कर लें, 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी कर लें, तो आप इसको 60% राउंड फिगर कर लें कि आपको अगले 3 साल तक डायबिटीज़ होने के चांसेस 60% के करीब कम हो गए। अच्छा, कुछ लोग अब इसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व हुआ कि क्या दवाई भी देनी चाहिए इनको कि नहीं, जिसमें एक दवा है मेटफॉर्मिन। उसके लिए अमेरिकन डायबिटिक्स उसने क्लियर कट क्राइटेरिया दे दिया कि अगर आपका BMI यानी अगर आप मोटापे का शिकार हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं वो एक टेक्निकलिटी में आ जाती है, अगर वज़न ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको बता सकता है कि वज़न ज़्यादा है, तो उसमें हम मेटफॉर्मिन यानी एक दवा है वो शुरू की जा सकती है, और एक और दवा है एकार्बोस, वो भी शुरू की जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें कुछ ट्रायल जैसे डायबिटीज़ प्रिवेंशन ट्रायल्स के अंदर यूज़ हुई हैं और उसकी एफिकेसी साबित हुई है। तो इनका दवा का भी रोल है, लेकिन मोस्टली पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर साहब एक सवाल और ज़हन में आ रहा है, चाहे वो प्री डायबिटिक हो चाहे वो डायबिटिक हो, ये जो आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस है, टेंशन है, और मतलब एक रैट रेस है, या लोगों के साथ जो है मुखासमत है, या कोई कंपटीशन है, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं डायबिटीज़ को? डायबिटीज़ को इनिशियली ना एक बड़ा ओल्ड हाइपोथेसिस था कि डायबिटीज़ टेंशन से होती है। खैर इसमें टेंशन का रोल तो नहीं है, इसकी कॉजेशन में यानी इसके होने में इतना रोल नहीं है जितना इसके कंट्रोल को ख़राब करने में टेंशन का रोल है। कैसे? टेंशन, जब आप टेंस होते हैं तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, एड्रेनलिन्स बनते हैं, जो बनते हैं जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। एड्रेनलिन्स की खूबी ये क्या होती है, कैटेकोलामिन्स की, इनको मजमूई तौर पर कैटेकोलामिन्स कहते हैं, कि ये आपके दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। आपके बॉडी को बॉडी समझता है इस बंदे को कुछ प्रॉब्लम आन पड़ी है, उसको तो नहीं पता इसको डायबिटीज़ भी है, तो हर जगह से जहाँ से उसको ग्लूकोज मिल सकता है वो लिवर से ग्लूकोज को मोबिलाइज करवाता है। अच्छा। आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि वो बॉडी ये समझ रहा होता है कि इसको अब मुकाबले की ज़रूरत, जिसमें इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। हालांकि वो तो बेचारा किसी स्ट्रेस में बैठा हुआ है, ज़हनी दबाव की वजह से। तो इसमें डायबिटीज़ आपकी ख़राब हो जाती है और कंट्रोल मुश्किल। इस पहलू को बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है प्रैक्टिस के अंदर, ये मैंने देखा है। हम डायबिटिक इंस्टीट्यूट में हम इस पे तवज्जो देते हैं, इसमें हमारे काउंसलिंग पे तवज्जो दी जाती है, क्योंकि अगर आप इस एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं, स्ट्रेस वाले एस्पेक्ट को, तो आप समझें कि आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उसके कंट्रोल को ख़राब कर रहा था, आप डाइट भी ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप दवाई भी ले रहे हैं, फिर भी आपका शुगर लेवल ठीक नहीं है। तो जब तक आप उस स्ट्रेस को दूर करने के तरीक़ों पे अमल नहीं करेंगे, तो उस ट्रेनिंग में, प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं हो सकता जो हमें चाहिए है। तो इसका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब, ये जो हम वॉक करते हैं और कोई लोग योगा करते हैं इस तरह, उससे कोई रिलैक्सेशन भी मिलती है, कोई वज़न भी कम होता है, कोई ओवरऑल बॉडी की बेहतरी आती है, कोई ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल होते हैं? देखिए, जब हम एक्सरसाइज की जाती है तो आपका जो एक्सेस ग्लूकोज है वो आपके मसल यूटिलाइज करते हैं,
मैं इसको सिंपल ज़ुबान में कहता हूँ, हालांकि है तो इसमें मिसनोमर कह सकते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री, हालांकि इंसुलिन इसमें नहीं बनती, तो लेकिन मरीज़ की समझ में या पेशेंट की समझ में आ जाती कि मैं इस फैक्ट्री को चलाऊंगा तो मेरी अंदर इंसुलिन बनेगी तो मेरी शुगर कंट्रोल। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक मिसाल देने के लिए, उनको इस तरफ माइल करने के लिए इसको एक मिसाल के तौर पर यूज़ किया जाता है। जब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम में जाते हैं आपका शुगर लेवल बहुत बेहतर हुआ। रिसेंट एक स्टडी आई है जो अक्टूबर के अंदर 2016 के अंदर पब्लिश हुई है, बड़ा अच्छा मुझे आर्टिकल लगा, उसे मैं शेयर करूँगा। उसके उन्होंने कहा कि वो लोग जो 30 मिनट वॉक करते हैं और उनका शुगर लेवल को कंपेयर किया जो लोग स्प्लिट वॉक करते हैं, यानी हर खाने के बाद 10-10 मिनट के 3 हिस्सों में वॉक करते हैं, तो वो ये देखा गया कि जो 3 हिस्सों में डिवाइड करके 10-10 मिनट करते हैं उनका कंट्रोल बेहतर था, A1C कंट्रोल बेहतर था बनिस्बत उन लोगों के जो 30 मिनट स्ट्रेट वॉक करते हैं। तो जो लेकिन उन्होंने एक और बड़ी अच्छा पॉइंट लिखा कि जो लोग रात के खाने के बाद वॉक करते हैं, खाना खाने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उनमें 22% शुगर लेवल और बेहतर इम्प्रूव होता है। तो ये बहुत, जिन लोगों को कहते हैं हमें टाइम नहीं है, तो ये वो लोग खासतौर पे जो घरों में ख़वातीन हैं, वो अपने घर के लॉन के अंदर, अपने कॉरिडोर के अंदर, कमरे में जगह नहीं, घड़ी को देख के 10 मिनट तो एक बिल्कुल मामूली सा वक्त है जो हम बिला वजह ज़ाया कर देते हैं, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक रे ऑफ होप है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं जी, तो आपको इसका नशा लग जाता है। हाँ जी, बिल्कुल नशा है ये। कुछ लोग जो अच्छे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो जिसे ना करें उनकी तबीयत ख़राब होती है, वो बेचैन रहते हैं, उनका जिस्म टूटता है, उनको वो एक्सरसाइज डिमांड करता है। तो ये है उसकी वजह बुनियादी तौर पे कि इस बॉडी के अंदर एक रिलैक्स हार्मोन्स पैदा जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, ये मॉर्फिन से मिलते जुलते हार्मोन है। तो मॉर्फिन आपने दवा है कि आपको पता है, नेचुरल ओपियोइड्स हैं जो आपको स्मूथ, आपको जहन को स्मूथ आउट करते हैं, आपको सुकून बख्शते हैं, आपके दर्दों को दूर करते हैं। तो ये जो लोग पेशेंट कहते हैं हमें दर्दियाँ होती हैं, हम इसलिए नहीं जाते, मैं कहता शुरू करें, चाहे आप थोड़ी से शुरू करें, लेकिन जब आपके एंडोर्फिन्स बनने लग जाएंगे आपकी ये दर्दें भी गायब हो जाएंगी। तो आपको जहनी तौर पे पुरसुकून रखने के लिए वॉक एक्सरसाइज को एक रेगुलर प्रोग्राम के तौर पे लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, नींद का भी कोई रोल है? नींद ना जिनको आए, रात भर जागते रहें या नींद डिस्टर्ब हो, या उससे भी कोई ब्लड शुगर लेवल्स पे असर पड़ता है? और अच्छी 7-8 घंटे की नींद जो है वो लेने से कोई ब्लड शुगर लेवल्स पे कोई अच्छा असर भी पड़ता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है जो मैं बहुत सारे अपने पेशेंट से भी करता हूँ कि आप कितना सोते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने अपना तर्ज ज़िंदगी टोटली चेंज, हम लोग क्या हो गए, हम रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं, ठीक है, हमने क्लॉक को उल्टा कर दिया। एक दफ़ा मैं कैलिफोर्निया में गया, एक स्टेट के अंदर, उस कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर गया, एक शहर में सैन डिएगो में, वहाँ हम 10 बजे के बाद गए तो वीकडेज थे तो हमें खाना ही नहीं मिला। वो कहती यहाँ बंद हो जाते हैं रेस्टोरेंट। मैंने कहा ये कैसा अजीब फुगरी मुल्क है कि 10 बजे आप रेस्टोरेंट बंद कर दें, 10 बजे तो खाने का टाइम शुरू होता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ मैं जब हम अपने आप मुल्क को देखता हूँ तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने अपने खानों, नाश्ता हम करते हैं 12-1 बजे, लंच हमारा कोई पता नहीं होता, डिनर हमारा 11-12 बजे होता, फिर हम खाना खा के लंबी तान के सो जाते हैं 1-2 बजे के करीब। ये स्टडीज़ ने ये बताते हैं कि जो लोग देर तक जागते हैं उनका ग्लूकोज लेवल बैडली कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि आपके वही हार्मोन जो कैटेकोलामीन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब आप जागते हैं, बिला वजह जगाए रखने के लिए। वो आपको जगा रहे तो आपको एक्टिव कर रहे होते हैं, लेकिन नेचर में जो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपका माइंड है, वो उसको रेस्ट टाइम मान रहा होता है, लेकिन वो आपको जगाने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। तो वो आपके ग्लूकोज लेवल को ख़राब भी करते हैं। देर तक जागना और अपनी नींद को 6-7 घंटे से कम लेना, तो ये भी आपके लिए कंट्रोल के अंदर एक मान्य चीज़ है। कंट्रोल पूरी तरह अच्छी तरह नहीं आता। डॉक्टर साहब, आपसे जो आज बातचीत हुई है उसमें 2-4 बातें अगर मैं दोबारा कहूँ और आप बताएं कि क्या मैंने सही समझा है। एक, मुझे ये ज़्यादा इम्प्रेशन मिला है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसमें खाने पीने का और जो हमारा एक्सरसाइज करने का और ये नींद पूरी करने का और स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करने का, ये एक तो बहुत अहम पहलू है। दूसरा जो पहलू आपने जिस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने को कहा है वो है ब्लड शुगर लेवल्स, कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ टेस्ट बताए, कोई आपने फास्टिंग में बताया, कोई रैंडम में, कोई 3 माह का टेस्ट बताया। तो ये सारी बातों से क्या मैं ये एज्यूम करूँ
कि जो लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बस उनको नुस्खा एक लिख के दिया जाएगा और डॉक्टर साहब के नुस्खा लिखने से ही वो ठीक हो जाएंगे, चाहे वो उस पर अमल करें या ना करें। बहुत अच्छे आपने वो जो कमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक है, आपने समराइज़ किया इस चीज़ को। ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम कहते हैं ये नुस्खा लिखेंगे तो, हालांकि ये पीरी मुरीदी नहीं है, ठीक है। हम लोग समझते हैं शायद डॉक्टर साहब पीर हैं और दवाई आपको नुस्खा तवीज़ लिख देंगे तो आपको ठीक हो जाएंगे, हालांकि ये चीज़ नहीं, ये पूरा एक दुनिया है। इसमें हम इसको मिसाल देते हैं कि आप के चीज़ के 3 हिस्से हैं। मैं जब पेशेंट आता है उसको कहता हूँ देखो भाई आपके इलाज के 3 हिस्से हैं डायबिटीज़ के, डाइट यानी ग़िज़ा, वर्जिश और दवाई। मैं से पूछता मैं दवाई किस नंबर पे बोला, कहते जी तीसरे नंबर पे। मैं कि इसकी अहमियत ही तीसरे नंबर की है। तो आपको जो मैंने पहले 2 चीज़ें बोली हैं वो आपके ज़ुम्मे हैं, दवाई मेरे ज़ुम्मे है, खानी आपने लिखनी मैंने, ठीक है ना। तो जब हम जो 3 हिस्से इलाज हों और 2 हिस्से हम निकाल दें और मरीज सिर्फ तीसरे हिस्से की तरफ ही आए कि मुझे दवाई लिख दी जाए, तो जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ, एक आदमी का खर्चा 300 रुपये मिसाल दे रहा हूँ रोज़ का, तो आप कहते हैं ये 100 रुपये ले लो गुजारा करो, तो वो तंगी से करेगा ना, गुजारा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब आप उसको पूरा देंगे फिर गुजारा। ये इलाज भी इसी तरह, जब ये 2 कंपोनेंट आप निकाल देते हो तो आप तंगी से इलाज कर रहे हो ना। आपको दवाई है जितनी आप क्या होता है, फिर दवाई का तो आपको एंड कोई नहीं है ना। दवाई तो आप गोलियां, फिर इंसुलिन, सारी चीज़ें इस तरह वो चलती रहती हैं, फिर डॉक्टर के ज़िम्मे डालें। फिर मैं तो ये कहता हूँ, अजराह मजाक कहता हूँ, आपने तो कहा था जो करना है डॉक्टर साहब ने कहना, मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आपसे इजाज़त लें, ये जो पेचीदगियाँ हो जाती हैं ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहने की वजह से, और क्या आप ये देखते हैं कि मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर के साथ राब्ते में किस फ्रीक्वेंसी में रहे? मुझे ऐसा लगता है कि मरीज़ जब कुछ ठीक हो जाते हैं तो वो लंबे अरसे के लिए गायब से हो जाते हैं और फिर जब पेचीदगियाँ या कोई मुश्किलात होती हैं तब डॉक्टर के पास वापस आते हैं। देखिए डायबिटीज़ जो पेचीदगियाँ हैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी बीमारी डायबिटीज़ की पेचीदगियों से बचाव मुमकिन है, यानी आप इसको पेचीदगियों को रोक सकते हैं, टाल सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा पेचीदगी हो इससे छुटकारा नहीं पा सकते। अच्छा। यानी रिवर्सिबल में चले जाते हैं। तो जो चीज़ रिवर्सिबल यानी ना वापस नहीं कर सकते, अगर हो गए तो किसी हद से ज़्यादा नहीं वापसी की तरफ मुमकिन हो सकता। तो इसमें राब्ता जब तक फिजिशियन का, अनफॉर्चुनेटली 2 जगह पे प्रॉब्लम है, फिजिशियन साइड पे भी मैं अगर हूँ तो और दूसरी साइड पे भी प्रॉब्लम है। देखिए मैं अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के पूरे ट्रीटमेंट की नहीं लेता, मैं मरीज़ को अगर मैं पूरा वक्त नहीं देता, उसके साथ ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस नहीं करता, मैं उसको उसके सारे तो और उससे राब्ते में नहीं रहता, तो पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होता है ये मेरा कसूर है। राब्ते में कैसे? राब्ते के बहुत सारे ज़रिया है। आप मरीज़ आपसे, जैसे मैं अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को कहता हूँ, हम पेशेंट मेरे क्लिनिक पे विज़िट किया, बीच में हफ्ते के बाद आके मुझसे आके खुद बजाते खुद 1-2 मिनट के लिए, इसको मिनी कंसल्टेशन कहते हैं, मिल लेता है और उसको हम कोई चार्ज भी नहीं करते, उसको इनकरेज करते कि तुम आके बताओ। वो अब तो राब्ते के वो ज़राए हैं जो मेरे तकरीबन सारे पेशेंट व्हाट्सएप पे मेरे से राब्ते में, तो वो व्हाट्सएप पे मुझे अपने प्रॉब्लम्स वर्बल भी और अपने विजुअल भी वो भी मुझसे शेयर करते रहते हैं, तो मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ, SMS के थ्रू राब्ते में रह सकता हूँ, ईमेल्स के थ्रू राब्ते में रहता हूँ, ठीक। तो और डायरेक्ट टेलीफोन कॉल अगर मुझे टाइम थोड़ा सा मिल जाए फिर मैं, क्योंकि तो उसमें टेलीफोन कॉल में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन आप ली जा सकती हैं अगर आपके पास वक्त है, अगर नहीं है तो आपकी ये बाकी जो रवाबत हैं वो उसको बरकरार किया जा सकता है। मैं जिस नुक्ते पे डॉक्टर से पूछना चाह रहा हूँ ये है कि अगर पेशेंट है शुरू में तो उसकी अगर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है तो वो तो मे बी एवरी 2 वीक्स या एवरी वीक डॉक्टर साहब के पास आ रहा है। जब वो तकरीबन कंट्रोल की तरफ चला जाता है और उसको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहा है, सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, फिर भी आपके ख्याल में उसका 2 महीने में एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास आना, उनको बताना कि ज़रूरी है कि हमको मुश्किल में ही हो तो डॉक्टर के पास जाए? ये बड़ा है कि देखें, अच्छा पेशेंट मैं उसको कहता हूँ जब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो अपने डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा पेशेंट की डेफिनेशन, शुरू में प्रिवेंशन का जिक्र किया था जी, तो जहाँ पे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, अगर डायबिटीज हो गई है तो अब साथ तो है, ठीक तो नहीं होगी ना, टोटली ठीक हो जाएगा बंदा? नहीं, ठीक। उसमें देखें अगर हम उसको बहुत इनिशियली अगर कंट्रोल में चले जाते हैं, हम चीज़ों को प्रिवेंट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को। देखें आपने अगर जैसे आपको हम बात आपने कहा रेगुलर कितना फॉलोअप होना चाहिए, कितना फॉलोअप होना चाहिए। देखें उसमें 2 क्राइटेरिया हैं।
एटलीस्ट फॉलोअप का 3 मंथ्स का टाइम है। 3 मंथ्स वो टाइम है जिसमें आप HbA1c अपना टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे पता चलता है आपका कंट्रोल ठीक जा रहा है। दूसरा जो है कि आपका जो कुछ टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे आप पेशेंट के लिपिड प्रोफाइल, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो चेक करवाते हैं रेगुलर, हमारे डिप में अंदर ही चेक होते हैं। उसका किडनी स्टेटस चेक होता है। इनिशियली हम ऐसे टेस्ट होते हैं जो किडनी डिजीज को बहुत अर्ली पकड़ लेते हैं। उसकी आंखों का हम आई स्पेशलिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाते हैं साल में 1 दफ़ा, आंखों पर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और इसी तरह जो फॉलोअप 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, 6 मंथ से डिले जब आप चले जाते 3 मंथ्स तो आइडियल है अगर कोई करता है। जब आप ऊपर चले तो फिर मरीज डॉक्टर खुद बन जाता है, वो अपनी तब्दीलियाँ खुद ही कर रहा होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ चुका होता है। और वो अक्सर मैंने जब लॉन्ग फॉलोअप के बाद आते हैं पेशेंट स्पॉइल हुए होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जब आप 3 महीने के बाद पेशेंट तक आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपको एक इंजेक्शन नया लग जाता है, आप अपने फिर ट्रैक पे दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना कि हम अपने ताल्लुक को छोड़ देते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर से आपने बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इस चीज़ को हम देखें कि 3 मंथ्स एटलीस्ट। लेकिन जब आपको डॉक्टर इनिशियली, जो मेरा अपना ज़ाती तौर पे है, जो मैं फर्स्ट विजिट 1 महीने के बाद, पेशेंट स्टेबल है 3 मंथ्स के बाद, बहुत स्टेबल 6 मंथ्स के बाद, तो फिर उससे हम उसके साथ फॉलोअप। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने भी डॉक्टर के पास ना आना, इट्स लाइक क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस इफ योर थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल। इफ योर डॉक्टर अलाउज यू टू कम आफ्टर 6 मंथ्स देन, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे शुड कम विद इन द 3 मंथ्स टाइम। वो आपको आना चाहिए, आपको आपके डॉक्टर, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी तो है ना। मैं आपको पेशेंट को बताता हूँ तो मुझे जा रहा है, वो अपना प्रोफाइल लेके आता है शुगर टेस्टिंग का, जो घर में होम मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो वो फिर उसको एक इंकरेजमेंट मिलती है। ख़राब है हम उसको वहीं पकड़ लेते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम हर महीने में कुछ उसको कहते हैं, जैसे आप वो कहते हैं को रिपोर्ट करें, थाने में रिपोर्ट करें शाम को तो हम उनको कहते हैं आप रिपोर्ट करें हमें, आपके मिलाएं कि आपका क्या है। उससे इसका ज़्यादा मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन भी है और उसको ट्रैक पे रखने के लिए। लेकिन हमेशा जो आपको डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका माशाल्लाह 20 इयर्स तो ये इसी में हो गया, आपको उससे पहले भी आप करते रहे हैं। अब आप मेडिकल डायरेक्टर भी हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के। आपका जो तरीका इलाज है वो भी आपने सारा एक्सप्लेन, उसके काफ़ी हिस्से किए। क्या यहाँ पे कोई आप क्लासेस का भी अरेंज करते हैं जिसमें मरीज़ों को आगाही दी जाती है? क्या यहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट भी है जिसमें लोग जो है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और कोई डायबिटीज़ के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं? इस किस्म का सिलसिला है कोई? बिल्कुल, ये देखें एजुकेशन जो एस्पेक्ट है उसको हम, जैसे मैंने पहले बात की, इट इज़ द ट्रीटमेंट। एजुकेशन इज़ द ट्रीटमेंट। इसी के डायबिटीज़ का देखिए, हमें अगर एक पेशेंट को आप अवेयरनेस दे देते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। इसके लिए हमारा एक करिकुलम डिज़ाइन किया गया, पूरे वीक डेज़ के अंदर जो करिकुलम है उसको कवर किया जाता है मॉर्निंग इवनिंग सेशंस के अंदर। हम इनकरेज करता हूँ कि वो पेशेंट्स आएँ और अपने आप का एनरोल करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डिप के पेशेंट हैं। अच्छा, कोई भी आ सकता है, उसके पेशेंट के अटेंडेंट्स आ सकते हैं, पेशेंट की फैमिलीज आ सकती हैं, वो आ सकती हैं। इतने हाई क्लास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं कि जो आपको आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। और दूसरा हमारी वेबसाइट है, जो लोग वेबसाइट के थ्रू आते हैं उसके हम जो अपलोड करते रहते हैं, जो लेटेस्ट मटेरियल है उसको, इंटरव्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, इसको अब हम फेसबुक के थ्रू लेके जा रहे हैं ताकि एक अवेयरनेस का माहौल हो। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज भी है? जी, फेसबुक पेज पे भी है, उस पर भी है। तो उसमें अब ये देखें कि असल जो कुछ हर बंदा, हर ये चीज़ें हर लेवल पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पे भी होनी चाहिए। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पायनियर हैं डायबिटिक इंस्टीट्यूट में कि हमने शुरू उस काम से बहुत पहले, जब डॉक्टर सदाकत ने इसको ख्वाब देखा, उसको शुरू किया, अब उसने अब एक बहुत तनाव दरख्त बन चुका हुआ है माशाल्लाह। तो उसके पीछे एक जो थीम और है, हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट वो डिफरेंट है। हम थोड़ा सा डिफरेंट, दूसरों से मुख्तलिफ इस लिहाज से। हमारा ये नहीं कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं, हम ये कहते हैं सब लोग इसी को फॉलो करें, जो स्टैंडर्ड बुक प्रैक्टिस है उसी को फॉलो किया जाए, जो हमें किताब बताती, गाइडलाइन बताती है, उसके मुताबिक चलें। लास्ट क्वेश्चन जी, आपने अभी जिक्र किया फैमिलीज़ का क्या रोल है? देखिए, अगर किसी एक शख्स को डायबिटीज़ है, फादर को है या इवन कोई जुवेनाइल है, कोई बच्चा है, तो फैमिलीज़ का इसमें क्या रोल है? देखिए, डायबिटीज़ फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है। फैमिलीज़ का, फ्रेंड्स का, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं बहुत ज़्यादा सबसे। लेकिन जो पहले आपके
दौर जो चीज़ आती है फैमिली, कहते हैं कि फैमिली एक सपोर्ट ग्रुप होता है जो उसको सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, ठीक, उसका एक ख़ास रोल है। मिसाल के तौर पे अगर फैमिली मेम्बर्स एक डायबिटीज़ की जो लाइफस्टाइल को समझते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल भी उसी के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, करना चाहिए उनको ना। मिसाल के तौर पे एक बंदा लेट खाना खाता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता, सब कुछ खा रहे हैं, आपके सामने टेम्पटेशंस मरीज़ के सामने वो ला के रख देते हैं और उसको इम्तहान में डालते हैं। तो जो अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं उस टेम्पटेशन से अपने पेशेंट को सपोर्ट करते हैं कि उसको इस इम्तहान में ना लेके जाएं। अगर उसका वो देखते हैं, अगर वो उसको दे डोंट एक्ट लाइक पुलिसमैन, कुछ ऐसे होते हैं पुलिसमैन बन जाते हैं, वो ऐसे देखते हैं, वो देखते चुप के देख रहे होते हैं, ये फ्रिज से कुछ निकाल के खा रहा है, ये केक खा रहा था, मैंने उसको देखा, फिर उसके लिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं ठीक। देखिए ये एनकरेजमेंट है, आपने किसी को शर्मिंदा, जब आप शर्मिंदा होते हैं किसी के आगे तो आपके अंदर एक नेगेटिव सेंस प्रिवेल करती है, फिर ये बहुत सारे नेगेटिव नुक्ते जब लग जाते हैं तो बंदे का एटीट्यूड एज ए होल नेगेटिव हो जाता है। आप उससे करते हैं, आप उससे डिस्कस करते हैं, आप उस फैमिली में उसका हल पेश करते हैं, हम क्यों नहीं ऐसे किया जाए, हम ऐसे करें, हम आपकी शुगर हम कंट्रोल, आप बताएं क्या हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम आपको इंसुलिन टाइम पे ला देंगे, बाजार से ला देंगे, अगर फादर है तो उसको सारी दवाई आप पूरी लेके आ जाएं, उसके लिए खाना आप सारे लोग हेल्दी ईटिंग करें, उसी के साथ सेलिब्रेट करें, उसी के साथ उसको उस चीज़ की कमी का एहसास ना हो। क्योंकि अब दुनिया के अंदर डायबिटिक पेशेंट लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, डायबिटिक पर्सन कहा जाता है। ये फ़र्द है, ये वो फ़र्द है जिसका लाइफस्टाइल अच्छा लाइफस्टाइल है। तो ये अच्छा अगर लाइफस्टाइल है तो पूरी फैमिली को अच्छा ही अपनाना चाहिए। तो हर बंद जो अच्छाई है उसको सबको अपनाना चाहिए। मैं तो अपने पेशेंट्स को अपने पर्सन्स को यही कहता हूँ कि डायबिटिक लाइफस्टाइल इज़ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मुझे को, आपको, हम सबको डायबिटिक लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइसली पुट। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है हमने बड़ी बड़ी बातें डायबिटीज़ की, जो आम फहम बातें वो की हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमें मज़ीद टाइम दें किसी और दिन, और हम और भी जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, या आपने बात आँखों की बात की है, आपने गुर्दों की बात की है, या शरियानों की बात की है, इनके मुतालिक भी हम मज़ीद आपसे जो है मालूमात हासिल करें। वी वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ योर टाइम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टुडेज टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। इट वाज प्लेजर टॉकिंग। अस्सलाम वालेकुम।